हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टेस्ट 1 का डिस्कशन करेंगे RMG6 कोड F में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में कहेंगे तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं परमाणु की संरचना। केमिस्ट्री के दो टॉपिक आए थे, तो जो क्वेश्चन आए थे टोटल 100, उनका डिस्कशन डिटेल में हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, तो 51 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट फॉर्म्ड इज। 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड तथा 0.2 मोल सोडियम सल्फेट को मिलाने पर प्राप्त बेरियम फॉस्फेट के मोलों की संख्या अधिकतम क्या होगी। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है। इसके लिए आपको पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं। BaCl2 plus sodium phosphate gives us barium phosphate plus सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बेरियम है, तो 3 बेरियम, 2 फॉस्फेट हैं तो 2 फॉस्फेट। अब सोडियम टोटल हो गए 6, तो 6 ये बैलेंस हो गया। अब बेरियम क्लोराइड के दिए हैं कितने, 0.5 मोल, और सोडियम फॉस्फेट के दिए हैं 0.2 मोल। ठीक है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0.1 आएगा, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब सोडियम फॉस्फेट और बेरियम फॉस्फेट के बीच में स्टोइकियोमेट्री है 2:1, राइट। इट मीन्स इसके जो मोल गिवन है उसका हाफ मोल यहाँ बनेगा, तो n आएगा 0.1 मोल। एंड आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ कॉपर कंटेन 0.6.022 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर एटम्स कंटेन। कॉपर के एक टुकड़े में 6.022 इंटू 10 की पावर 24 परमाणु है, तो इसमें कॉपर के परमाणु कितने मोल होंगे। जब कणों की संख्या दे रखी, पार्टिकल्स की नंबर दे रखी हो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो इस बेसिस पर 6.022 इंटू 10 की पावर 24 तो एटम दे रखे हैं, और एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। 1 टाइम ये कैंसिल हुआ और ये आपका 23 टाइम्स कैंसिल होकर 10 की पावर 1 बचेगा। सो आंसर 1 इंटू 10 की पावर 1 मोल होंगे, यानी कि 10 मोल। फाइन। नेक्स्ट, sample of O2 gas occupies 11.2 liter at STP. How many moles of O2 is are present in the sample? STP पर O2 के गैस के एक नमूना 11.2 लीटर आयतन घेरता है। नमूने में O2 के कितने मोल होंगे। जब वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है V अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम गिवन है 11.2 लीटर और ये है 22.4 लीटर, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल आपके ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, सो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ यूरिया इज। 0.25 मोल यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु की कुल संख्या है। तो यूरिया का जो फार्मूला है NH2, स्टाइकियोमेट्री का केस है, रस समीकरण मिति का। अगर हम डिसइंटीग्रेट करें इसको तो इसमें 2 तो नाइट्रोजन निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। डन। तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इसका एक मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन के एटम जो है 2 है, तो 1:2 का रिलेशन है। तो अगर इसके मोल 0.25 है तो इसके मोल उसका डबल 2 इंटू 0.25 मतलब 0.5 मोल होंगे। ठीक है, 0.5 मोल के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन, इतने एटम होंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास, इसमें सबसे ज्यादा किसका द्रव्यमान है? तो सबसे पहले तो 64 ग्राम दे ही रखा है। 128 AMU सेकंड ऑप्शन में SO2 का दे रखा है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। तो ये तो नेगेटिव में चला गया, और 10 की पावर नेगेटिव में चला गया, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, तो 1 मोल का हो जाएगा 60, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 64, तो ये भी हो गया 64 ग्राम। फिर आता है आपका 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब, इस टर्म का मतलब है मोल। ओके, तो 2 मोल हो गए, तो 2 इंटू 64 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 128 ग्राम। सो दिस इज द हाईएस्ट मास। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.008। तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, इसलिए 4 रूल, एज पर रूल 4 सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि 0 भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। Number 57, if 20 gram calcium carbonate reacts with 20 gram HCl, then the mass of copper produced as per the reaction। यदि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की 20 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया होती है, तो निम्न से अभिक्रिया के अनुसार प्राप्त CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं HCl से, तो रिएक्शन होके बनता है, जैसा कि रिएक्शन दे भी रखी है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट के केस के हिसाब से सोचना है। यहाँ 20 ग्राम दे रखा है, तो मोल्स निकाल लीजिए, वो आएगा 0.2। इसके मोल्स निकाल लेते हैं, इसका भी 20 ग्राम दे रखा है, और 36.5 से डिवाइड करने पर इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट इस हिसाब से, क्योंकि 0.5 के आसपास जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.27 के आसपास लिमिट इसका आ जाएगा। ठीक है, 0.57 के आसपास वैल्यू आएगी, जबकि इसका 0.2 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट यही निकलेगा। अब ये क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन क्या है? 1:1। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसके 0.2, तो इसके भी 0.2 मोल होंगे, और वेट हो जाएगा 0.2 इंटू 44, दैट इज 8.8 ग्राम। फाइन, सो आंसर आएगा 4th। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नेक्स्ट, the molarity of the resultant solution obtained by mixing 1.5 liter of 0.25 molar aqueous HCl with 500 ml of 1 molar aqueous solution। 1.5 लीटर 0.25 मोलर जलीय HCl तथा 500 ml 1 मोलर जलीय HCl की विलीन को मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलीन की मोलरता। तो रिजल्टेंट मोलरिटी का फार्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि 0.5 लीटर दिया है, जबकि दूसरा वॉल्यूम जो है ml में दिया है। कंडीशन ये है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, सेम यूनिट्स में होना चाहिए, तो हम दोनों का वॉल्यूम सेम यूनिट में ले लेते हैं। V1 को 1.5 ml लीटर से बदल कर 1500 ml कर सकते हैं, और V2 को हम 500 ml ले रहे हैं। क्लियर है? तो M रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 1500 इंटू 0.25 प्लस 1 इंटू 500, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1500 प्लस 500। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नियर अबाउट ये आ जाएगा 0.437 फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the number of electrons present in the sample of 1.6 gram of CH4। 1.6 ग्राम CH4 के नमूने में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वन स्पीसी। ठीक है,
तो यहाँ पर मोल कितना हो जाएगा 1.6/16 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na, और मीथेन के एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 + 4 = 10, सो दिस इज द 10, डिवाइड होगा 1/10, 10 10 = 1, सो आंसर हो गया 1। Next है volume of O2 required to STP at STP for the complete combustion of 11 ग्राम of propane। 11 ग्राम प्रोपेन के पूर्ण दहन के लिए STP पर आवश्यक O2 का मान होगा, तो C3H8 को कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, 3CO2 बनेगा और 4 वाटर बनेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 3 2 6 6 + 4 10, तो 5 मोल O2 लगेगा। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ गया 1:5। ओके फाइन। तो अब अगर इसके मोल निकालें तो इसके मोल आते हैं 11/44, दैट इज 1/4। तो इसका वॉल्यूम लगेगा 1/4 × 5। फाइन। तो ये तो मोल हो गए ऑक्सीजन के। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो 5/4 मोल्स इंटू 22.4 लीटर, ये 5.6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 28 लीटर आपका आंसर आ गया। तो 28 लीटर ऑक्सीजन लगी थी। 61 क्वेश्चन है, द gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 2:3 by weight, the ratio of their number of molecules is। एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 2:3 है, तो उनके अणुओं की संख्या क्या है? तो अणुओं की संख्या का अनुपात यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सो दैट आपके पास नंबर ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ N2 हमें निकालना है, राइट। मोल निकालने के लिए हम वेट लेंगे, वेट है ऑक्सीजन का 2 और मोलर मास 32 होता है, नाइट्रोजन का है 3 और 28 होता है, इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो आ जाएगा 3:12, 7:12। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 400 ml of 0.m HCl solution is, since it is the law of equivalence, since HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is equals to equivalence of HCl। फाइन। इक्विवेलेंस निकालने का फार्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर वेट से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो NaOH का वेट निकालना, इक्विवेलेंट निकाल, इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो 40 होता है, n फैक्टर 1 है, और इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम है, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो होती है n फैक्टर टाइम्स ऑफ मोलैरिटी होती है, क्योंकि HCl का n फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम है। फाइन। तो ये हो गया आपका 120, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4.8। 4.8 आपका आंसर है। कितने ग्राम आपका NaOH लगेगा? नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट इज, सांद्रता का कौन सा पद ताप पर निर्भर करता है? तो बेटा मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोललता, मोल प्रभाव, द्रव्यमान, ये भार पर आधारित होते हैं, वेट पर डिपेंडेंट होते हैं, और वेट टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम होता है, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला होता है N/V, सिंस V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से V बढ़ जाता है और इसलिए मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी अफेक्टेड हो जाती है। तो मोलैरिटी इज द आंसर, मोलरता आंसर है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, निम्नलिखित किस युग में यौगिकों के लिए गुणित अनुपात का नियम लागू नहीं होता?
तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करने के लिए एलिमेंट्स जो कंपोजिशन में एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, नंबर चाहे डिफरेंट होगी, है ना, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, बट यहाँ देख रहे हो कि एक कंपाउंड में तो CH Cl3 है, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सेम नहीं है। एक mu इज इक्वल्स टू 1 mu 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है, फैक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में गलत कथन क्या है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, उसी का है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उसी का स्टेटमेंट है। डाल्टन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है, एक ही तत्व के परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या नहीं कर सका। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट डाल्टन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसने एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन किया था। द टर्म फॉर्मूला मास इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सूत्र द्रव्यमान पद निम्नलिखित में किस यौगिक के लिए लागू होता है। तो फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपका आंसर होगा सोडियम सल्फेट। वो आयोनिक है, बाकी ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है और कोवेलेंट है, इनके मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, अणु जो है वो स्थायी में होते हैं। 68 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल is present in 162 gram of water. The mole fraction of ethyl alcohol in the solution is 162 ग्राम जल में 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल C2H5OH उपस्थित है। विलियन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव क्या है। तो एथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव होता है मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो C2H5OH, इसके इथाइल अल्कोहल के मोल प्रभाव हो जाएंगे 46/46, मोलर मास है 46/46 प्लस 162/18। दो ही कंपाउंड है, एक इथाइल अल्कोहल और एक वाटर, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन ये आ जाएगा 1/10, दैट इज 0.1। 69 करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन फॉर ऑफ 0.052 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि आपके नंबर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, 10 की पावर ±x के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे। वैज्ञानिक संकेतन के लिए ये तरीका होता है, क्योंकि हम 3 पॉइंट पीछे गए हैं तो पावर नेगेटिव बढ़कर 3 से 6 हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर -6। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.04। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो फार्मूला होता है बेटा, एथेनॉल के जलीय विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभाव 0.04 है, विलयन की मोललता क्या है। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होता है इंटू 1000/1 माइनस मोल फ्रैक्शन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है आपका 0.04 इंटू 1000/1 माइनस 0.04 इंटू मोलर मास, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 1000/0.96 इंटू 18।
ठीक है बेटा, इसको डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, कट जाएगा, यह आएगा 55.5, तो 4 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाई 96, 4 से 96 कैंसिल कर देंगे, 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है द वेपर डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस लिखा है x2 और 30 है उसका वेपर डेंसिटी, तो एटॉमिक मास ऑफ x क्या है, एक द्वीप परमाणु गैस x2 का वाष्प घनत्व 30 है, तो x का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो वेपर डेंसिटी होती है mw/2। ठीक है, तो mw कितना हो गया, 2 इंटू 30 मतलब 60, क्योंकि x2 का मान 60 है तो x का मान 60/2 दैट इज 30 हो जाएगा, आंसर आ गया 30। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, तो आप क्या करो, इनको 2 से डिवाइड करके देख लो मिनिमम, निम्नलिखित में से किस यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र समान है, तो आप क्या करें, सभी फार्मूला को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, और नहीं होता तो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। जैसे यूरिया की बात करें तो ये N2 है, H4 है, C और O है, इनके नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। बाकी इसमें 2 से डिवाइड हो जाएंगे नंबर, जैसे कार्बन है तो 2 है, आपका H4 है और O2 है, तो ये 2 से डिविजिबल वैल्यूज है, राइट। इसी तरह से 2 से डिविजिबल वैल्यूज है, ये भी 2 से डिविजिबल वैल्यूज है, इसलिए ये आपके एम्पिरिकल फार्मूला बना, लेकिन कौन नहीं बना पाएगा, यूरिया, इसलिए यूरिया आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम विलेय को 18 ग्राम जल में घोला जाता है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो सोल्यूट जो है वो आपका 2 ग्राम है और 2 + 18 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को मिला के हो जाता है 2/20 माने आपका इनटू 100, तो इनटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 200/20 मतलब 10%। ठीक है, तो 10% मास परसेंट आपका सॉल्यूट का आ गया। इस सॉल्यूशन में 3.01 74 क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3.1 into 10 की पावर 22 molecules of urea are present in 500 ग्राम of water. The molality of the solution is 500 ग्राम जल में यूरिया के 3.01 गुणा 10 की घात 22 अणु उपस्थित है, विलियन की मोललता क्या, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है जी, मोललता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000, तो मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं 3.01 इंटू 10 की पावर 22, अवोगाद्रो से डिवाइड कर लेते हैं मोल निकालने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर आपके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कटेगा, 10 बचेगा, इस काटेगा 2 बार, तो ये आया 1/20, तो 1/20 तो आपके मोल्स हो गए। ठीक है, 1/20 आपका मोल हो गया, वॉल्यूम 500 है इंटू 1000, 2 टाइम काटेगा 1/10, that is 0.1 is the answer. Next, the percentage of carbon in glucose is, ग्लूकोज में C का प्रतिशत है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है
total weight of element upon molecular weight into 100। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है और उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो टोटल मास हो गया 12 इंटू 100। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 40% आपका आंसर आ जाएगा, 40% इसमें कार्बन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द गिवन रेडिएशन इज, दिए गए विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका तरंग दैर्ध्य का सही क्रम ऊर्जा के लैम्ब्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ये देख सकते हैं। तो इस बेसिस पर अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स, ये बढ़ता हुआ क्रम है। सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड और यूवी किरण। If wavelength of photon is 6.6 into 10 की पावर 6 मीटर, then the energy of 1 mole of the such photon will be, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 6.6 इंटू 10 की घात 6 मीटर है, तो ऐसे फोटोनों के एक मोल की ऊर्जा कितनी होगी? फोटोनों की ऊर्जा यानी एनर्जी होती है hc बाय लैम्ब्डा, और पर मोल पूछा है तो इंटू एवोगैड्रो नंबर आप कर लीजिए। तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्ब्डा दे रखा है कितना, वेवलेंथ 6.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी, तो 6 से 6 वन टाइम कट जाएगा, 6 से 6 कट के आपका 10 की पावर 2 रह जाएगा, 10 की पावर 2 34 में से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 32 और 22 और 23 25 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर 1.8 इंटू 10 की पावर -8 जूल। नेक्स्ट, which of the spectral lines of hydrogen atom does not fall in infrared region? तो P फंड IR होता है, पाश्चन IR होता है, ब्रैकेट IR होता है, इसलिए आंसर हो गया आपका बामर। बामर कौन सी सीरीज का? दृश्य क्षेत्र का, यानी कि विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है ना, आपको पता होगा लाइमन जो होता है वो यूवी होता है, बामर आपका क्या होता है, विजिबल होता है, और बाकी बचे हुए पी फंड, पाश्चन, ब्रैकेट, ये सब क्या होते हैं, इंफ्रारेड से बिलोंग करते हैं, रेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, और कौन से ऑर्बिट की बात की जा रही है, थर्ड ऑर्बिट की। हीलियम आयन के तृतीय कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला यह है, तो 52.9 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन हीलियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर 2, तो इसको सॉल्व करने पर 238 आपका आंसर आ जाएगा, 238 पिकोमीटर आंसर। If 10 gram of ball is moving with velocity of 300 meter per second, then the wavelength of associated with the moving ball is, यदि 10 ग्राम की गेंद 300 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो गतिशील गेंद से संबंध तरंग दैर्ध्य क्या है? ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, और इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ होती है h/mv। तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34, मास बॉल का 10 ग्राम है तो केजी में लेना पड़ेगा, 10/1000, और आपका वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 से 20 कट गया, और 10 से 10 3 आया, 3 से 2 टाइम कट जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है बच्चों। 81, which among the following given has maximum number of unpaired electrons?
तो अनपेयर्ड निम्न से दिए गए आयनों में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाना होगा। वेनेडियम जो कि 23 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18, 3d4s2 18 में से, क्योंकि 23 है। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ से चलेंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30, ठीक है। तो आपको एटॉमिक नंबर, तो वेनेडियम कितना आ गया 23, 23 का मतलब है आपको 5 इलेक्ट्रॉन डालने थे, तो 2 तो एस में डलेंगे और 3 आपके किस में चले जाएंगे, एस में। पर क्योंकि वेनेडियम 2+ ले लिया है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा आर्गन 3d1 4s, सॉरी +2 किया ना तो 3d3 4s। तो इस तरह से 3 अनपेयर्ड हुए। क्यों हुए? क्योंकि डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हंड रूल के अकॉर्डिंग तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d4 4s0। इसके डी में चारों अनपेयर्ड रहेंगे हंड रूल के अकॉर्डिंग। निकल का हो जाएगा 28, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s0 होगा। हंड रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड हो गए। और लास्ट में बचा स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था, तो 2+ लेने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d1 4s0, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 2 अनपेयर्ड हैं, इसमें 3 अनपेयर्ड हैं, इसमें 4 अनपेयर्ड हैं और इसमें 1 अनपेयर्ड है। सो द मैक्सिमम 4 इज क्रोमियम। क्रोमियम 2+ इज योर आंसर। फाइन। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s सबशेल ऑफ कैल्शियम एटम। कैल्शियम के एक परमाणु में s उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम 20, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो ये हुए 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए कैल्शियम के s उपकोषों में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। निम्नलिखित में से एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के निरूपण का गलत समुच्चय क्या है? तो गलत समुच्चय यहाँ है, क्योंकि L से बड़ा M का वैल्यू नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है, अलाउड है, बट बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए आपका गलत समुच्चय हो गया, गलत सेट हो गया ये। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी 2s ऑर्बिटल्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। किसी भी ऑर्बिट का या किसी भी सेल का एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो क्योंकि नेगेटिव साइन है और Z के प्रोपोर्शनल में है, तो एनर्जी की वैल्यू Z बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाएगी। इसलिए आंसर, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर है 1, Z की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 3 और Z की वैल्यू 11। फाइन। तो जैसे जैसे कम होगा Z, एनर्जी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स प्रेजेंट इन 4d ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। 4d कक्षक में उपस्थित त्रिज्य तथा कोणीय नोडों की संख्या क्रम से। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1 एंड एंगुलर नोड का फॉर्मूला है l, ठीक है बच्चों। और ऑर्बिटल कौन सा है? 4d। 4d में
ये तो n का वैल्यू है और d के लिए l वैल्यू 2 होता है, तो इस वजह से 4 माइनस 2 माइनस 1 मतलब 1, और एंगुलर नोड l वैल्यू कितनी है, l इज इक्वल्स टू 2, d के लिए पता ही होगा आपको, 0 1 2 3 4 S P D F G है ना। तो इस बेसिस पर एंगुलर नोड सॉरी रेडियल नोड तो 1 आया और एंगुलर नोड 2 आया, फोर्थ ऑप्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स फॉर व्हिच L इज इक्वल्स टू 2। ऐसे केस में जब n b वैल्यू गिवन हो, L b तो इलेक्ट्रॉन केवल L के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। L माने अजीमुथल क्वांटम नंबर, और जैसा आपने देखा भी L वैल्यू 2 का मतलब हो गया D सबशेल, फाइन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स फॉर इन द ऑर्बिटल्स कहा है उन कक्षकों में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी जिनके लिए L वैल्यू 2 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल का फॉर्मूला होता है 4L प्लस 2, फाइन। तो 4 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 4p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, फाइन, या रूट ओवर L इंटू L प्लस 1, इस पूरी वैल्यू को लिखा जा सकता है H क्रॉस। अब सिंस P 4P की बात हो रही है तो P के लिए L वैल्यू 1 होती है, तो रूट ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 H क्रॉस, तो 2 रूट 2H आपका आंसर होगा। 88 नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड शेल ऑफ लिथियम 2+ आयन। लिथियम 2+ आयन के तृतीय कोष में उपस्थित समभ्रस कक्षकों की संख्या। लिथियम 2+ इज लाइक H एटम, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, राइट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है और हाइड्रोजन के लाइक है। तो एक ऑर्बिट में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट होंगे। द ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ एन ऑर्बिट विल बी डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी के, क्लियर। सो दैट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, नो 9 ऑर्बिटल्स आपके होंगे थर्ड कोर्स में। Wavelength of light absorbed when the electron in the ground state is excited to the third energy level in the hydrogen atom is, जब हाइड्रोजन परमाणु के आद्य अवस्था में उसने इलेक्ट्रॉन को तृतीय ऊर्जा स्तर में उत्तेजित किया जाता है तो अवशोषित प्रकाश की तरंग धीरे धीरे रिडबर्ग समीकरण से ये सोल्व होगा, रिडबर्ग इक्वेशन से, जो कि होती है रिडबर्ग इक्वेशन 1 by wavelength is equals to RH Z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, right? So that 1 upon wavelength is equals to RH, Z हो गया एक, हाइड्रोजन 1 upon 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon 3 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 by 9 upon 8 RH। नेक्स्ट 9, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम होता है अकॉर्डिंग टू अबाउस रूल।
energy of the subshells is proportional to n plus l. If n plus l is equal, तो energy will be directly proportional to n. Look, आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है? 4p, 3d, 4s एंड 3p. फाइन. तो इनके लिए l प्लस l वैल्यू निकाल लेते हैं. 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4. फाइन. अब सबसे कम एनर्जी तो इनकी आ रही है 4 वालों की, लेकिन 4 वालों में भी n वैल्यू सबसे कम किसकी है? 3p की. तो सबसे कम एनर्जी होगी 3p, उससे ज़्यादा 4s की होगी. फिर यहाँ दोनों का वैल्यू देख रहे थे सेम, तो फिर इन दोनों में कम एनर्जी किसकी होगी? 3d की, 3d, और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 4p की. तो इसके अकॉर्डिंग आपका 3p सबसे कम एनर्जी वाला है, उससे ज़्यादा 4s, उससे ज़्यादा 3d और उससे ज़्यादा 4p. आंसर थर्ड. नेक्स्ट, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. एक परमाणु किसी भी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का समूह से समान नहीं होता. इसे किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत. In which among the following species Bohr's theory is not applicable. जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन हो ही ना, उसमें बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी. तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है. इसमें टोटल 4 होते हैं, 3 चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन है. इसमें बोरोन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन इसमें एक में से एक ही चला गया, 0 इलेक्ट्रॉन है. सो नॉट एप्लीकेबल, एटम है ही नहीं वो. एंगुलर momentum of electron in the third excited state of hydrogen atom is. हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो इसने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि तृतीय उत्तेजित अवस्था. इसका मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 4. एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड का मतलब है ऑर्बिट नंबर 4. और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है n इंटू h अपॉन 2 पाई. तो ये हो गया 4h अपॉन 2 पाई, मतलब 2h अपॉन पाई. थर्ड ऑप्शन. Which among the following is a correct expression of a Heisenberg uncertainty principle? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के लिए निम्न में कौन सा व्यंजक सही है? del x into del p is equals to or greater than h upon 4 pi. Second option. Momentum और position. Number of electrons, protons and neutrons present in 40k positive 19 ion. 19 के पॉजिटिव आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है. तो पोटेशियम प्लस है 19, उसका एटॉमिक नंबर है, 40 उसका मास है. तो आपको जैसा पता है ये वैल्यू Z होती है, अर्थात एटॉमिक नंबर, और ये वैल्यू मास होती है. ठीक है ना? तो Z इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयन न्यूट्रल होना चाहिए, पर +1 है. तो Z तो इसका 19 है, पर क्योंकि एक पॉजिटिव है तो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 18, तो इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे. समझे? और A होता है Z प्लस P. तो एटॉमिक मास 40 है, Z 19 है, इसलिए P की वैल्यू 21 आ जाएगी. प्रोटॉन आ गए 21. तो 3 बातें हो गई. प्रोटॉन Z के बराबर होते हैं 19, इलेक्ट्रॉन एक कम है 18, और प्रोटॉन 40 में से माइनस किया आपने 19 को तो 21. तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन तो हो गया 18. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताना है, फिर प्रोटॉन 19 और फिर न्यूट्रॉन 21. सो सेकंड आंसर. Which of quantum number gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordination axes? कौन सी क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के मानक समुच्चय के संगत कक्षक के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी.
त्रिविम अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, तो देती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या L ये देती है, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम M देती, ठीक है। Consider the following statement about the canal rays. These are positively charged particles. Yes, correct. They starts from anode and moves towards cathode. Some canal rays particles carry a multiple and fundamental unit charge of electrical charges. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कैनाल किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये धनावेशित कण है, सही है। एनोड से आरंभ होकर कैथोड की ओर गमन करते हैं। कुछ कैनाल किरणों के कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। तो बात यह है कि एनोड रेज आपके पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। एनोड रेज कैथोड की ओर गमन करते हैं एनोड से, लेकिन आरंभ नहीं होते, क्योंकि ये बनते कहाँ हैं? जो गैस होती है ट्यूब में उनके आयनीकरण से, आयनाइजेशन से बनते हैं। तो एनोड से नहीं बनते, ये गैस से बनते हैं, ठीक है। इसलिए सही आंसर हो गया ए और सी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन डी ऑर्बिटल हैज करेक्ट डेंसिटी अलोंग द एक्सिस? जिनके पावर में स्क्वायर लगे होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस के अलोंग विद होती है। And which experimental phenomena is explained by the wave nature of the electromagnetic radiation? विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा किस प्रायोगिक परिघटना को स्पष्ट किया गया? डिफ्रैक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, विवर्तन, कृष्णिका विकिरण, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिसकी वजह से वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बाकी तीनों आपके पार्टिकल यानी डिस्क्रीट नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज? हाइड्रोजन के परमाणु की तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन से संबंध अप्रगामी तरंगों की संख्या क्या है? तो अप्रगामी तरंगों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स की नंबर जो होती है वो n के बराबर होती है, क्योंकि n यानी कि ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर उसने ऑलरेडी कितना दिया है? इन द थर्ड बोर ऑर्बिट, तीसरा, इसलिए अप्रगामी तरंगों की संख्या भी 3 यानी स्टेशनरी वेव्स की नंबर भी 3। तो स्टूडेंट्स, ये था पेपर टेस्ट 1 का डिस्कशन। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट टेस्ट के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।